क्या उत्तर प्रदेश में फिर से जाति सिर उठाने लगी है? पिछड़ा दलित अगर एक मोर्चे पे आ गया तो लोकसभा में कम पिटाई हुई है, 2027 के विधानसभा में इससे 10 गुना ज्यादा पिटाई होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। योगी जी के चारों तरफ रहने वाले जितने बड़े अफसर हैं, उनके जो भ्रष्टाचार के कारनामे खुलने हैं उसने पसीने छुड़ा दिए। दिल्ली दरबार समझ गया है कि केवल योगी आदित्यनाथ के भरोसे छोड़ के बैठ गए तो बीजेपी की नैया डूब जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इटावा की घटना ने जिस तरह से जातिगत उन्माद को बढ़ाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहलगाम की घटना के बाद क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। लेकिन इटावा में तो जाति पूछी गई और उसके बाद जिस तरह का हंगामा हुआ, हम सब देख रहे हैं। आज इटावा सुलग रहा है। इसके पीछे वजह क्या है और आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, संपादक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किस तरह से सर देखा जाए कि इटावा के अंदर कथावाचकों के साथ धूर्तता की गई एक तरह की, और उसके बाद आज इटावा सुलग रहा है। क्यों आखिरकार इस तरह का उन्माद वहां पर फैला हुआ है और इसके पीछे क्या सरकार वजह है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत पिछले कुछ सालों में रही है, क्या वो वजह है? देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि एफआईआर भी हो गई है कि इन्होंने अपनी जाति छुपाई। एक आधार कार्ड निकाल के ले आया गया है कि इन्होंने अपनी जाति जो है छुपा के ये कथा कर रही थी। मेरा बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के हालातों में जाति छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या मंदिरों में दलित जा नहीं सकता? क्या कथा कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति कर नहीं सकता? ऐसे कौन से हालात हैं कि पिछड़ी जाति या दलित जाति को अपनी जाति छुपानी पड़ रही है? समाज के लिए मूल में तो ये है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की घटना को जिस तरह रंग दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है वो यादव थे, यादव बनाम ब्राह्मण का एक संघर्ष खड़ा करने की स्थिति है, तो इटावा सुलग रहा है। वहां पे जातीय उन्माद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया, दलित सांसद हैं वो। करणी सेना, मुझे याद है लोकसभा चुनाव में रायबरेली में कोई घटना हो गई थी, करणी सेना ने विरोध किया, 25 लोग नहीं जुटे थे। लेकिन रामजी लाल सुमन के विरोध में आगरा में हजारों की संख्या में करणी सेना के लोग जुटते हैं। वो बंदूक लहराते हैं, वो तलवार लहराते हैं, खुलेआम रामजी लाल सुमन को मारने की धमकी देते हैं, अखिलेश यादव की जीभ काटने की धमकी देते हैं, और फिर रामजी लाल सुमन की गाड़ी पे जलते हुए टायर फेंके जाते हैं। यानी कि प्रदेश में ऊंची जाति बनाम दलित जाति बनाम पिछड़ी जाति का यह संघर्ष अपने आप तो पैदा हो नहीं रहा। राजनीतिक कारण बहुत बड़े हैं इसके। राजनीतिक कारण ये हैं कि ऊंची जातियों का वर्चस्व स्थापित करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, और ये बात सब जानते हैं कि दिल्ली दरबार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना चाहता था। तो मुख्यमंत्री शायद उनको लगा होगा कि मुझे हटा सकते हैं, तो उससे पहले वो देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, करना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि राजनाथ सिंह जी की आयु काफ़ी हो रही है और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा क्षत्रिय नेता नहीं है। और ये बात भी सही है कि योगी आदित्यनाथ ने की सरकार ने जिस तरह करणी सेना के प्रति बंदूक लहरा रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, उस दिन पुलिस मौन थी, डीजीपी सो रहे थे, किसी को कोई विरोध करने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल से उस घटना के बाद से योगी आदित्यनाथ की क्षत्रिय समूह में स्वीकार्यता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि अगर आप किसी पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति कथावाचक है, कथा कहने जा रहा है और उसकी चोटी काट दी जा रही है, उसके बाल मुड़वा दे रहे हैं, अगर वो यादव नहीं होता वो कुर्मी होता, अगर वो यादव नहीं होता तो दलित होता, तो क्या तब भी भाजपा की सरकार इतनी हिम्मत करती? यादव उनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए आप यादव का एक आधार कार्ड निकाल लाए हैं, उस पर एफआईआर कराई जा रही है कि जाति गलत बता के किया। लेकिन बड़ा सवाल ये वैमनस्यता बढ़ क्यों रही है? क्या उत्तर प्रदेश में फिर से जाति सिर उठाने लगी है? 2014 की बात है मानशु, अमित शाह ने बड़ी मेहनत करी और उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था बनाने में कामयाब हो गए कि जाति को छोड़ दो, धर्म को पकड़ लो। यानी जो यादव है, जो कुर्मी है, जो दलित है, वो सब हिंदू बना दिया उन्होंने। हिंदू होते हैं लेकिन जो बीजेपी का हिंदू होता है ना, उसको बीजेपी का हिंदू बना दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए और फिर जब अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, तो अब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पहले उनके साथ है, फिर एक हो गया।
दूसरा, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक बड़ी कोशिश करी थी, जब गोरखपुर में हाथा वाला मामले में विनय तिवारी का उनके हरिशंकर तिवारी के बेटों के संग जाती हुई थी, तो उन्होंने अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको साथ में लेके कहा था, वो कहा था कि हमारे पीडीए में पी का मतलब ब्राह्मण भी है, पंडित भी है, तो ब्राह्मण पत्रकार भी हैं, पत्रकार भी हैं। हाँ, तो जब वो हरिशंकर तिवारी के बेटों का मामला सामने आया और बीजेपी को लगा कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं झुकाव हो रहा है, तो बीजेपी एक्टिव हुई। बीजेपी को लगा कि अगर ये ब्राह्मण चला गया उधर तो मुसीबत हो जाएगी। उसके बाद ही ब्रजेश पाठक की और अखिलेश यादव की लड़ाई को जोर शोर से प्रचारित किया गया, एक दूसरे के ऊपर बहुत अभद्र छीटाकशी हुई, वो सब ने भी देखा। लेकिन बीजेपी जानती है कि ब्रजेश पाठक के अलावा कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा है नहीं, और अगर ब्राह्मण का रुझान थोड़ा भी समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया तो कहीं नुकसान हो जाएगा। लिहाजा मुझे लगता है कि इटावा की इस आग के पीछे राजनीतिक कारण बहुत बड़े हैं, ये नफरत फैलाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर ऐसी नफरत बढ़ी जो रामजी लाल सुमन की घटना के बाद बढ़ाई गई, इशारा किया गया, अगर दलितों का ये अपमान हुआ तो बीजेपी को 2027 में लेने के देने पड़ जाएंगे। पिछड़ा दलित अगर एक मोर्चे पे आ गया तो लोकसभा में कम पिटाई हुई है, 2027 के विधानसभा में इससे 10 गुना ज्यादा पिटाई होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के बाद हालात ज्यादा बदले हैं, क्योंकि उससे पहले धर्म की राजनीति ज्यादा हावी थी कि हिंदू मुसलमान कर दो और अपना पॉलिटिकल फायदा लो और साइड में हट जाओ। लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला ले आए और वो कितना हिट रहा, 37 सीटें जीत गए, भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह आधी हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि धर्म नहीं चल रहा है तो फिर जाति चलाओ, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला अगर सक्सेसफुल रहा तो 27 में सरकार बन जानी है समाजवादी पार्टी की, तो उन्माद फैलाओ इन जातियों के बीच में। इसीलिए पहले ठाकुर और ब्राह्मण वाला सिस्टम जो है हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, उसके बाद अब ये यादव को भी वर्सेस कर दिया है कि ब्राह्मणों के वर्सेस कर दो तो इनको जो है मौका ना मिले। तो समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए सियासी तौर पर क्या ये समाज को सुलगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है? तो हमने बहुत सही सवाल पूछा हिमांशु। 2024 का जो चुनाव था, उस चुनाव में हर आदमी ये कह रहा था कि भाई एक तरफा चुनाव है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, हर तरफ लहर थी, लोग कह रहे थे तो कोई चुनाव है ही नहीं। एक बहुत बड़े चैनल पर मैं देख रहा था, वो कह रहे थे इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलेंगी, एनडीए की प्रचंड लहर है। उसी दिन मैंने स्कॉर्पियन पे शो किया था और मैंने कहा था कि ऐसा ना हो इंडिया गठबंधन आगे निकल जाए एनडीए से, तो लोगों ने मजाक उड़ाई थी कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, और नतीजा वही हुआ कि इंडिया गठबंधन आगे निकला। आपने 4PM का रिकॉर्ड में ही आप सोच उठा के देख लीजिए। कारण यह था कि वो राम मंदिर जिसके दम पर बीजेपी हवा भर रही थी, वो अयोध्या हार गए। वो अयोध्या हार गए। अयोध्या हारने शायद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सब सीटें हार जाती, अयोध्या जीत जाती, तब भी उसकी नाक बच जाती। लेकिन फैजाबाद की जो सीट हारी, अयोध्या की जो सीट हारी, उसने भाजपा की नाक कटा दी। ये दिखा दिया कि भाई अब धर्म नहीं चलने वाला, अब मूलतः जाति चलने वाली है, बेरोजगारी चलने वाली है, संविधान बचाओ चलने वाला है। इससे बीजेपी की बिल्कुल पसीने छुड़ा दिए। तो ये हुआ कि अब जातियों के उन्माद पैदा करो, जातियों में विभाजन पैदा करो। रामजी लाल सुमन बनाम क्षत्रिय का वाला मुद्दा सामने मैंने आपको बताया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में ये जो जातीय खेल हो रहा है, ये मूलतः भाजपा को आत्मघाती साबित होगा। योगी जी को लग रहा है कि 2027 में पता नहीं वो चेहरा बने ना बने, लेकिन वो 2029 में मोदी जी की लंका लगाने को बैठे हुए हैं। अगर ये जातीय उन्माद बढ़ता रहा तो तय मानिए कि 2029 में मोदी जी की लंका लगना एकदम तय है। और अगर मोदी जी की लंका लग रही है तो फिर योगी जी की भी लंका लगनी तय है, क्योंकि हमने देखा 2024 के इलेक्शन में किस तरह से, उससे पहले भी तस्वीर हालांकि आई थी कि हाथ कंधे में डालकर वो चल रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बदलाव हो गया, सीटें नहीं जीते तो योगी जी इग्नोर किए जाने लगे, मोदी जी अपनी राह चल दी। अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, अमित शाह जी भले आए थे, मिलने भी गए, कहा जा रहा था कि कुर्सी जो है खतरे में है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह का खेल कर रहे हैं, वो तो भाई अलग ही गेम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है अब वो उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या अब कोई और नया रंग भी देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में? क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है वो अपने आप में भी बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है कि जितने भी दल हैं कह रहे हैं हम पंचायत चुनाव में अकेले अकेले लड़ेंगे, और इधर अखिलेश यादव ने कह दिया कि कांग्रेस हमारे साथ में। देखिए, ये तो बिल्कुल तय बात है कि आज की तारीख में पार्टी के मिनिस्टर हो, विधायक हो, इस चीज से बहुत दुखी है कि नौकरशाही हमारी बैंड बजाई हुई है। और लोगों को ये भी लगता है कि जो ईमानदार सरकार का नारा था, योगी जी के चारों तरफ रहने वाले जितने बड़े अफसर हैं,
उनके जो भ्रष्टाचार के कारनामे खुलने हैं उसने पसीने छुड़ा दिए। अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम थे, एलडीए के वीसी थे, सबसे करीबी थे। पता चला रिश्वत मांग रहे थे 400 करोड़ रुपया, निलंबित हो गए। मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी, पता चला कि जो जैन था जो जेल गया उसके मनोज कुमार सिंह से बड़े रिश्ते। मनोज कुमार सिंह जिस तरह सैकड़ों सैकड़ों करोड़ की सब्सिडी माफ की है वो सवालों के घेरे में। उनके सबसे करीबी अफसर एसपी गोयल, अमिताभ ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी गोयल के रिश्तेदारों की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति निकाल दी। तो ये दिल्ली के इशारे पे योगी जी के चारों तरफ जो अफसर हैं उनकी बेनामी संपत्तियों की बातें लीक की जा रही हैं। तो ये बात सवाल आ रहा है कि आपके योगी जी के चारों तरफ जो अफसर बैठे हैं वो भ्रष्टाचार के पहाड़ पर बैठे हैं। तो ईमानदारी कहेगी। पिछले दोनों बात ये चल रही थी कि अमित शाह जी की और योगी जी की संवादहीनता है, बातचीत तक नहीं है। लेकिन जिस तरह वो अमित शाह ने लगभग टेक ओवर करने की स्थिति में आए, पुलिस भर्ती के सर्टिफिकेट बांटे, काशी में वो एक्टिव दिखाई दिए। अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि दिल्ली दरबार समझ गया है कि केवल योगी आदित्यनाथ के भरोसे छोड़ के बैठ गए तो बीजेपी की नैया डूब जाएगी। तो दिल्ली कहीं ना कहीं कमान संभाल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा बन गए कि दिल्ली भी सीधे टकराने में डर रहा है कि टकराए क्या। अब योगी आदित्यनाथ शेर की वो सवारी बन गए हैं कि शेर की सवारी करने में आता बड़ा मजा है कि आप शेर की सवारी कर रहे हैं। जैसे कि डर है जैसे ही उतरोगे शेर खा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ को बड़ा तो बहुत दिया, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जिस रूप में बढ़े उससे बीजेपी को डर लग रहा है कि अब ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए आत्मघाती बन जाए। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतार चुके हैं, चुनावी मैदान में बेगुल बजा चुके हैं। तो जाहिर है कि अभी खेल बहुत सारे बाकी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन ये जातीय उफान जो आ रहा है ये बहुत खतरनाक होने वाला है। बिल्कुल, पहले धर्म में बांटो फिर जाति में बांटो। तो ये जो नया खेल सियासत अपना दिखा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कहीं ना कहीं सही तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें आम आदमी पिसता है। अगर कथावाचक के साथ इस तरह की हरकत की गई है तो क्योंकि मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूं, सर भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि एक व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना किस तरह से हो जाती है, सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते हुए, जो खुद ही एक संत है, और उनके रहते हुए मतलब कहा गया कि स्त्री मूत्र तक छिड़क दिया गया। मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। और उसके बाद तनाव की स्थिति इटावा में बनी हुई है, और ये सब कुछ किया जा रहा है सियासत का। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में की है, देश में की है, उसी का ये हाल है। अब आप ही बताइए कमेंट करके कि आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।